Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहाँ पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को यानी कि बिल्कुल रीसेंट एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं. टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर. वी वर कवरिंग इंटर स्टेट रिलेशंस एंड आज का जो लेक्चर है इट इज़ अ वेरी स्पेशल लेक्चर क्योंकि आज है 15 अगस्त. आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे. तो आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. एंड आज हमने 75 ईयर्स एक तरीके से इंडिपेंडेंस के हमने अचीव कर लिए हैं. दिस इज़ आवर 76th इंडिपेंडेंस डे. तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, पर उससे पहले आप अनअकैडमी की सहायता ले सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए. एंड जो न्यू बैचेस हैं वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, हर मीडियम में. तो जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. कोई अगर डाउट है, नीचे ये रहा नंबर, यहाँ पर जाकर आप कॉल भी कर सकते हैं, डाउट को पूछ भी सकते हैं. ऑल्सो देखिए, अगस्त 19 से प्राइस हाइक होने वाला है. एंड फ़ायदा यही है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो अभी ले लीजिए. ऑल्सो यूज़ करें कोड स्टडी IAS जो कि है हमारे चैनल का नेम, और इसके बाद आपको मिल जाएगा एडिशनल 10% का ऑफ. अनअकैडमी प्रयास भी आपके सामने है. इट्स अ ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट एंड अगस्त 22 से 25 के बीच में ये होगा. एग्ज़ाम टाइमिंग है 9 AM to 5 PM. ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट देगा. सेंटर्स दिल्ली, जयपुर, लखनऊ यहाँ पर ये अवेलेबल है. तो इसमें भी पार्टिसिपेट करिए, एनरोल करिए. एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद अनअकैडमी विद 0% EMI. ऑल्सो देखिए, अगर आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनअकैडमी ये गारंटी लेता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हैं. यहाँ पर भी यूज़ करिएगा कोड स्टडी IAS जो कि है हमारे चैनल का नेम. ओके, चलिए. ऑल्सो ये देखिए, ये टीचर्स हैं जो कि ऑप्शनल से डील कर रहे हैं ऑन अनअकैडमी, तो आप ऑप्शन भी इनके थ्रू पढ़ सकते हैं. एंड आज का डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा हमारा देश का कैसे लहरा रहा है. और मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगी, सुबह से ही मैं इस गाने को सुन रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाना है कि ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. तो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बस यही याद आ रहा है. चलिए, हम अपना पहले कंप्लीट करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को. तो जब हम इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जिक्र आर्टिकल 301 से 307 के बीच में है इन पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो ये क्या डील करता है. ये डील करता है कि ट्रेड कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, या फिर इंटरकोर्स कैसे होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एंड आर्टिकल 301 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 301 डिक्लेयर करता है कि ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, कोई कम्युनिटी जा रही है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, ये आप नहीं कर सकते. ट्रेड शुड ऑलवेज बी फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 301 के अंदर कहा गया है. The objective of this provision is to break down the border barriers between the state and to create one unit within the view to encourage the free flow of trade, commerce and intercourse in the country. अब देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे स्टेट्स हैं, हमें क्या करना है? हमें एक बॉर्डर बैरियर को कहीं ना कहीं हटाना है. अगर बॉर्डर बैरियर होगा तो ट्रेड बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉमर्स बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर इसी के लिए ये चीज़ आई है. आर्टिकल 301 के अंदर लिखा गया है कि हम अपनी कंट्री को एज अ यूनिट माने, एज अ सिंगल यूनिट माने, एंड फ्री फ्लो हो ट्रेड का, कॉमर्स का, इंटरकोर्स का. द फ्रीडम अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट कन्फाइंड टू इंटर स्टेट ट्रेड. ठीक है, खाली इंटर स्टेट ट्रेड तक सीमित नहीं है ये, या कॉमर्स तक या इंटरकोर्स तक, ये इंट्रा स्टेट तक भी है. अब देखो, इंटर स्टेट का क्या मतलब है कि स्टेट से स्टेट के बीच में हो रहा है. कोई एक स्टेट है, उससे दूसरी स्टेट, जैसे कि गुजरात हो गई, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गई, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स. पर जब हम इंट्रा की बात करते हैं, इसका मतलब है विद इन द स्टेट्स. ठीक है, स्टेट्स के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेस लगा रहे हो. ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये इंटर स्टेट से भी डील करता है, इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से भी डील करता है. Thus, Article 301 will be violated whether restrictions are imposed at the frontier of any state or at any prior or subsequent stage. तो
अगर किसी भी स्टेज पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर इम्पोजिशन कहीं ना कहीं करती है, इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शंस का, टैक्स लगाती है, तो कहीं ना कहीं उसको वॉयलेटिव माना जाएगा आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर आर्टिकल। अब देखो, फ्रीडम गारंटेड बाय आर्टिकल 301 इज अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सारी रिस्ट्रिक्शन से कहीं ना कहीं फ्रीडम है, एक्सेप्ट दोज विच आर प्रोवाइडेड फॉर इन द अदर प्रोविजंस। अब देखो इसमें भी क्या है, इसके अंदर भी कुछ डिफरेंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, और वो एक्सेप्शन आर्टिकल 302 से 305 के अंदर है ऑफ पार्ट 13, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन को ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स बिटवीन द स्टेट, अगर उनको लग रहा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ सकता है। ऑल्सो देखो ये चीज़ ना एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर भी स्टेट की गई है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, इंटरकॉर्स के ऊपर, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ पब्लिक इंटरेस्ट के चलते इसको लेकर आना ज़रूरी है। बट पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू द वन स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है पार्लियामेंट एंड दूसरे को नहीं दे रही। इसका मतलब ये है, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें, अभी की अगर हम बात करें जैसे सेंटर में बीजेपी है, एंड अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है इसके अंदर भी बीजेपी है, तो ऐसा नहीं हो कि बीजेपी सिर्फ इन्हीं स्टेट्स को सपोर्ट करे, इन्हीं स्टेट के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्हें प्रेफरेंस दे जहाँ पर बीजेपी ही है। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ये नहीं कर सकती, वन स्टेट एंड अनदर स्टेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। दो यहाँ पर भी ये चीज़ है कि सपोज करो अगर कहीं पर स्कैरिसिटी ऑफ गुड्स हो गया या कोई परेशानी आ गई स्टेट के अंदर, तो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अभी असम के अंदर बाढ़ आई थी, तो उस टाइम पर क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, डेली कमोडिटीज़ भी मिलना मुश्किल हो गया। तो उस टाइम पर पार्लियामेंट ये कर सकती है कि हाँ इस स्टेट को ज़्यादा मुझे देने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टेट्स, तो इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, ये अलाउड है। बट नॉर्मल सेंस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती पार्लियामेंट विद इन द स्टेट्स। ठीक है, तो ये पहले है। उसके बाद देखो, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on the freedom of trade, commerce and intercourse with the state or within the state in public interest। अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसे ही सिमिलरली पब्लिक इंटरेस्ट के चर्चे चलते क्या कर सकती है कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, इंटरकोर्स के ऊपर। ओके, अ बिल फॉर दिस पर्पज। अब देखो पर इसके अंदर एक चीज़ है, एक कैच है जो कि आपको याद रखना है। अगर इसके रिगार्डिंग जो बिल होगा, अ बिल फॉर दिस पर्पज, तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेजिस्लेचर के अंदर, तब प्रेसिडेंट इसके ऊपर सैंक्शन लगा दे, एक तरीके से प्रीवियस तरीके से सैंक्शन दे दे, इसको हामी दे दे। ठीक है, तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट अगर इस टाइप के बिल को लेकर आना है, इंट्रोड्यूस करना है लेजिस्लेचर के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेचर कैन गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्टेट। ठीक है, तो ये भी आगे दिया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी प्रेफरेंस दे सकते हैं वन स्टेट को ओवर दी अनदर, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ओके, एंड ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हाँ हमें किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना, वो उनका खुद का डिसीजन है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज on goods imported from other state or the union territory any tax to which similar goods manufactured in that state are subject। इसका मतलब ये है कि अगर एक किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई सब्जेक्ट अगर किसी और उसमें जा रहा है, स्टेट के अंदर जा रहा है, एंड वहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो ये काउंटर भी हो सकता है। हो सकता है जो पहले वाला स्टेट है वो भी सिमिलरली टैक्सेशन लेकर आ जाए या फिर इम्पोज कर दे टैक्सेस को, ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर। तो ये चीज़ हो सकती है बिटवीन द स्टेट या बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये चीज़ अवेलेबल है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस के अंदर दिस प्रोविजन प्रोहिबिट, एक तरीके से प्रोहिबिट करते हैं इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस बाय द स्टेट्स। अब देखो उसके बाद, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉज।
नेशनलाइजेशन लॉ जैसे कि हमें देखने को मिला कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि सरकार ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपने अंडर ला रही है। इसी का ही देखो इसका अपोजिट होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसके बारे में हम आजकल बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। पहले जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी या पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एंटरप्राइजेज आते थे वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज कर दी जा रही है। ठीक है, एविएशन सेक्टर में भी हमें प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर बात करी जा रही है नेशनलाइजेशन की। तो द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉज या लॉ प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ सेंटर और स्टेट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि नेशनलाइजेशन में क्या होता है, सेंटर या स्टेट अपने अंडर पर्टिकुलर सेक्टर को ले रही है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ले रही है, ये सब चीज़ें। दस पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, दे कैन मेक लॉज फॉर कैरिंग ऑन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शल ऑफ द सिटीजन और अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि वो भी विद टाइम क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक लॉज फॉर कैरिंग ऑन द ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज। अब देखो इसके लिए ट्रेड को देखने के लिए, बिजनेस को देखने के लिए, इंडस्ट्री को देखने के लिए, सर्विस कैसे चलेगी, इन सब को देखने के लिए पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो एक अलग से एक अथॉरिटी को लेकर आ सकती है, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को लेकर आ सकती है। ये जो अथॉरिटी होगा ये इन्हीं चीज़ों के बारे में देखेगा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है, इन सब के बारे में देखेगा, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में देखेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो कन्फर ऑन दैट अथॉरिटी द नेसेसरी पावर एंड ड्यूटी, एंड उसके बाद उसको नेसेसरी पावर एंड ड्यूटी भी प्रोवाइड कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग अथॉरिटी भी लेकर आ सकता है। अब देखो ये हो गया। अगला हम देखते हैं जोनल काउंसिल्स। अब देखो अभी हमने पहले क्या कवर किया, बिफोर दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी कवर इंटर स्टेट काउंसिल्स। अब इंटर स्टेट काउंसिल कैसी बॉडी थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है। पर जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के थ्रू बनाई गई है, स्टैट्यूट के थ्रू बनाई गई है। कौन सा लॉ है, दिस इज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसके तहत जोनल काउंसिल्स बनाई जाती है। द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 जोन्स। इस एक्ट ने पूरी कंट्री को 5 जोन में डिवाइड कर दिया। अब ये 5 जोन्स कौन कौन से हैं, पहला है नॉर्दर्न, ऊपर वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल हो गया, फिर वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, एंड उसके बाद देयर इज सदर्न। ठीक है, तो 5 मेजर हमें देखने को मिलते हैं जो कि इस एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, इस एक्ट के थ्रू डिवाइड करे गए हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम देख लेंगे कौन कौन सी स्टेट्स आती है। While forming these zones, several factors have been taken into account। अब देखो ये भी ऐसा नहीं है कि आर्बिट्री मैनर में बस जोन बना दिए, काउंसिल बना दिए, इनके ऊपर भी थॉट प्रोसेस रखा गया, इनके बारे में भी बहुत कुछ सोचा गया। जैसे कि नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री ये देखा गया, रिवर सिस्टम को नोटिस किया गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पर कंफर्टेबली वे में हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, इस चीज़ को देखा गया कि कहाँ पर हमें कल्चरली थोड़ा सा सिमेट्री देखने को मिल रही है, उनको एक जोनल के अंदर लेकर आ जाओ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे कि ये जो ईस्टर्न काउंसिल है, ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सब बेसिस पर जोन्स को डिवाइड किया गया। अब देखो ईच जोनल काउंसिल, ये जो जोनल काउंसिल होती है सब में कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन इसके अंदर होते हैं, फिर 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, ठीक है, 2 अन्य मिनिस्टर्स भी इसके अंदर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कि इस जोन के अंदर हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन। अगर कोई यूनियन टेरिटरी आती है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो जोनल काउंसिल के अंदर ये मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद जोनल काउंसिल एज एडवाइजर्स, मतलब इसके अलावा भी एडवाइजर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता। अब ये एडवाइजर कौन होते हैं, अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन। अब तो खैर प्लानिंग कमीशन नहीं है, 2014 के बाद हमें नीति आयोग आता हुआ नजर आया, बट अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन ये था पहले,
उसके बाद देखो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। अब ये चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं, ये आईएएस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, एंड दैट टू वेरी सीनियर लेवल आईएएस, तो यहाँ पर वो होंगे। एंड उसके बाद डेवलपमेंटल कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, तो ये हो सकते हैं एक तरीके से जोनल काउंसिल के एडवाइजर्स, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा पर ये एडवाइस देंगे, अपनी एक तरीके से स्पेशल एडवाइस को सामने रखेंगे। द होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल्स, ठीक है, तो जो होम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ही इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल। ईच चीफ मिनिस्टर, अब देखो जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो कि एक जोन के अंदर हैं, सपोज करो नॉर्दर्न जोन की हम बात करते हैं, उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर होंगे, दे एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन, ठीक है, बाय रोटेशन वो वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट है उसको कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं, मतलब एक स्टेट का एक बार ही बन गया, फिर अगले साल किसी और स्टेट का बन गया, ठीक है, ऐसे होता है, एक एक साल के लिए उनको अलॉट किया जाता है, वाइस चेयरमैन की जो पद है वहाँ पर वो पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब है जोनल काउंसिल के बारे में। अब देखो जोनल काउंसिल का एम है कि वो कॉपरेशन ला सके, कोऑर्डिनेशन ला सके बिटवीन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड द सेंटर, एंड ये डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातों के ऊपर, जैसे कि इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर, सोशल प्लानिंग के ऊपर कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, एंड डिफरेंट चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी रिसेंटली 25th वेस्टर्न जोनल काउंसिल की हमें मीटिंग देखने को मिली जो कि दीव के अंदर हुई थी। अब इसके अंदर बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कशन हुआ, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए रूरल एरिया के अंदर, फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे बनाया जाए जिससे पेंडेंसी ऑफ केसेस ना रहे, फिर उसके बाद मरीन फिशरमैन का जो इशू है कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्कशन में ली जाती हैं जोनल काउंसिल्स के अंदर। ये हमें रिसेंटली देखने को मिला था 25th मीटिंग के अंदर, ठीक है, 25th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर जो कि दीव के अंदर हुई थी। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए अगर हैं तो, ठीक है, अगर टेरिटरी शेयर हो रही है, उसके बाद इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सब चीज़ें। अब ये आपको याद रखना है कि ये खाली डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी है। डेलिबरेटिव यानी बातचीत करेगी, एडवाइसेस को रखेगी, एंड एक्सपर्ट एडवाइस को रखेगी, एंड ऑल्सो एडवाइसेस जो हैं, ठीक है, उनको माना जा सकता है आगे, तो इट इज़ अ एडवाइजरी बॉडी। अब देखो इन एडिशन टू दी अबव जोनल काउंसिल एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी है। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है ये सेपरेट एक्ट से बनी है, ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर नहीं आती। ये वाला एक्ट कौन सा है, ये एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसके अंदर सिर्फ 5 जोनल काउंसिल आती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है वो इसके अंदर नहीं बनी है, वो एक सेपरेट पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसको ज़रूर याद रखना। एंड इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इसके मेंबर्स हैं। ये भी क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंडेशन देती हैं कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स पे, जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, सोशल प्लानिंग कैसे लेकर आनी है, सेंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे नोटिस करना है, कैसे रिजॉल्व करना है अगर कोई, ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है। एंड उसके बाद देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो गया, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर ये है कि सोशल प्लानिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बॉर्डर डिस्प्यूट अलग है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन लिया जाता है। तो ये सब है, इसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिला कि काम होता है इन जोनल काउंसिल के अंदर, बातचीत की जाती है, एडवाइसेस को रखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझकर इन काउंसिल्स को बनाया गया है। अब देखो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना, स्टेट कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, एंड कहीं ना कहीं रीजनलिज्म जो है उसकी भावना को हटाना, ठीक है, लिंगुअलिज्म की भावना, प्लूरलिस्टिक ट्रेंड, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखो रिमूव करना आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस। कुछ केसेस में हमें देखने को मिल रहा था कि सेपरेशन की वजह से कुछ स्टेट में उस टाइम पर क्या था, टसल्स काइंड ऑफ क्रिएशन हो रहा था, ठीक है, टसल क्रिएट हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी बेफालतू की, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत हुई कि कैसे हम इसको हटा सकते हैं।
रीऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ बना सकते हैं, इंटीग्रेशन को स्मूथ बना सकते हैं, इकोनॉमिक एडवांसमेंट ला सकते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद टू अनेबल सेंटर एंड स्टेट टू कॉपरेट विद ईच अदर इन सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, एक्सचेंज आइडियाज़, ठीक है। ये सब है कि वो एक तरीके से अच्छी बातें सोचें, कैसे हम सोशली अपने आप को इम्प्रूव करें, इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव करें, ये सब चीज़ें। फिर कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म करें डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री के अंदर। तो ये सब इसके बेसिक फंक्शंस हैं। अब देखो, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में हमने देख लिया है कि अलग से एक्ट के थ्रू बना है, पर इनके जो फंक्शंस हैं वो लगभग सिमिलर हैं जोनल काउंसिल के, बट कुछ एडिशंस हैं। It has to formulate a unified and coordinated regional plan covering matters of common importance. It has to review from time to time the measure taken by the member state for the maintenance of security, public order in the region. अब इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, टाइम टू टाइम मेजर्स लेकर आने पड़ते हैं सिक्योरिटी रीजन्स के ऊपर, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, ये सब चीज़ें। अब देखो क्यों, अगर आप इस रीजन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर किस चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि म्यांमार से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी का, पब्लिक ऑर्डर का, ठीक है। तो इस चीज़ को भी टाइम टू टाइम इसको देखना पड़ता है, इसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जोनल काउंसिल एट द ग्लैंस, जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ऐसे ही आप सेंट्रल जोनल काउंसिल देख लीजिए। ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर हमें मेजरली देखने को मिल रहा था कि हाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इसको यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। कोलकाता यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। तो ये सब जोनल काउंसिल्स हैं। ऑल्सो देखो आर्टिकल रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिलेशंस, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 261 हो गया, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसको हमने कल देखा था। फिर 262 डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर्स, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। इंटर स्टेट रिवर्स के बारे में बात करता है, रिवर वैलीज़ के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, 301 आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, अभी हमने डिस्कशन में लिया। फिर ये सब जो आर्टिकल्स हैं इन सबको हमने देखा, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ आर्टिकल्स हैं। ये जो ऐसे दिए होते हैं ना एम लक्ष्मीकांत के अंदर, ये जो टेबल्स दी होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं जब आपको रिवीजन करना है। तो ऐसे टाइप की जो टेबल्स होती हैं, आपका जो बुक है आप उसको मार्क कर दो, या फिर आप एक मार्कर लगा दो, ठीक है, ऊपर एक मार्क जैसे लगाते हैं कलरफुल से, वो लगा दो कि जब भी मुझे जल्दी से रिवीजन करना होगा मैं इन टेबल्स के थ्रू रिवीजन कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा। इट्स अ टिप फॉर यू ऑल, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें, अपने टाइम को बचा सकें। ऐसे ही आप मेरे साथ इस सीरीज़ को कवर करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो अभी तक स्टडी आईएएस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एंड ऐसे ही आप मेरे साथ इन लेक्चर सीरीज़ को कवर करते रहो। एंड ऑल्सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। बहुत स्पेशल है ये इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड मतलब हर दिन हमको कहीं ना कहीं ग्रेटफुल होना चाहिए उन सब लोगों का जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी जान दे दी, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, हमेशा उनको याद रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।